अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 49 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 का। कुछ क्वेश्चंस थे जी। ये क्वेश्चन 1 पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा, पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफर्स कंपनीज दैट इनकर लेबर एक्सपेंस कैश इक्वल टू 30% ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। अहमद लिमिटेड इनकर्ड 30,000 ऑफ लेबर एक्सपेंस ड्यूरिंग 2010 एंड प्रेजेंटेड द गवर्नमेंट विद एन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन 31 मार्च 11। Show the journal entries in the records of Ahmed Limited for the ended 31 December 10 and 31 December 11, assuming that grant becomes receivable in the year in which the company incurs specified expense, in the year in which company provides government with an audited। अच्छा, ये सिंपल सी बात है, इसको मैं एंड पे एक्सप्लेन करके फिर बता दूंगा। एंट्रीज बहुत सिंपल है। देखें, ये पास्ट कॉस्ट इनकर्ड है जिसकी मद में ग्रांट रिसीव हो रही है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको ये बताया था कि जब ये रिसीव हो तो इनकम बना लें, लेकिन उन्होंने ना कंडीशंस कुछ अटैच कर दी, यानी कि दो डिफरेंट सिनेरियोज बता दी उन्होंने। क्योंकि देखें, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि ग्रांट को रिकॉर्ड तब करना है जब रीज़नेबल एश्योरेंस दे सकें कि ग्रांट रिसीव हो जाएगी और हम कंडीशन से सेटिस्फाई कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे ख्याल में कंडीशन तो पहले ही सेटिस्फाई हो गई है, लेकिन जो ग्रांट रिसीव होने का क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने दिया हुआ है ना, वो इन्होंने चेंज कर दिया। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये दे के एंड पे सवाल करते हैं। बाकी काम ज़्यादा हुए हैं, पहले उनको समेट लें जल्दी जल्दी, ठीक है। 4 और 5 करवाने की ज़रूरत है, बता दें। मैं इधर से कुछ सवाल मैंने का करवा दूँ जी। 6 मुझे पढ़ने दो, मुझे लग रहा है कि कोई मसला है। Government grants a company a cash of 12 on January 11 to assist in the acquisition of land. The condition of grant is that company builds a factory on the land. The land was acquired on January for Navay. Land is not depreciated. The factory was completed 31 March. Total building cost 3 lakh were paid, was available for use. ये तो कोई मसला नहीं, ये तो है पास पेपर। बेल वाला कौन सा पास पेपर है? 4। और उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाला पॉइंट कितना था, कौन सा था? पास पेपर 4 की एडजस्टमेंट 3, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिल्कुल सेम। ये बल्कि मैंने दिया ही शायद उसके बाद था हम लोग ने, ठीक है जी। तो इसमें तो मसला नहीं होना चाहिए था। आप कह रहे थे 1 और 6 में मसला है। 7, बस 7 ही करते हैं फिर, ठीक है जी। 6 में वैसे किसी को और मसला आया हो? 6 जैसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो बेल वाला करके हमने इसको होमवर्क में लिया था। हाँ, इसके सॉल्यूशंस होने चाहिए, तो वो अब क्लास में मैं नहीं करवाता, वो किसी वक्त जो है वो मैं टाइप करके जो है वो दे दूंगा आपको, अगली बार इसमें डाल भी देंगे जी। एग्जाम्पल 7, अच्छा वो भी कर लेते हैं, इसको भी देखने दो। ये भी बिल्कुल सेम है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ग्रांट्स द कंपनी लाइसेंस टू फिश ऑफ द कोस्ट ऑफ ग्वादर। फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस इज 50,000। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 1,000। एकदम से मेरा बोझ उतर गया, मैंने कहा था ये 3-4 करवाने पड़ेंगे, बच्चे ने बोला मुझे लगा शायद ये हैं। अच्छा खैर, लाइसेंस फेयर वैल्यू इज 50,000 एंड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे नॉमिनल अमाउंट ऑफ 1,000 फॉर द लाइसेंस। लाइफ भी नहीं गिवन इसमें, तो हमने तो इससे भी आगे बढ़ के बात की हुई है। खैर, पहली एंट्री अगर कर लें, कंपनी चूजेस टू रिकॉर्ड एट फेयर वैल्यू। अगर फेयर वैल्यू पर लाइसेंस इज एन इंटेंजिबल एसेट, आप इसको छोड़ें, आपको मैंने कहा था बस एसेट है, ठीक है ना। तो लाइसेंस एक एसेट है, उसको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, पहला ऑप्शन उन्होंने ए ऑप्शन ये कहा है। तो फेयर वैल्यू कितनी है जी? 50,000। और नॉमिनल अमाउंट पे कितनी की है इन्होंने? 1,000। तो बाकी फिर, क्योंकि पता नहीं कितने साल के लिए उन्होंने लाइसेंस दिया, ये नहीं पता होता तो फिर जितने साल होते उसके ऊपर इसको अमोर्टाइज भी कर देते। बहरहाल ये पहली एंट्री की ही बात हो रही है। अगर इसमें मैं सिर्फ लाइफ ऐड कर दूं तो लाइसेंस अमोर्टाइज होगा, इंटेंजिबल की डेप्शन का नाम अमोर्टाइजेशन है, ठीक है ना। बहरहाल यूँ कह लेते हैं लाइसेंस डेप्रिशिएट होगा, डेफर्ड ग्रांट जो है वो अमोर्टाइज होकर इनकम बनेगी, लेकिन लाइफ नहीं थी। तो पर्चे के अंदर तो अब जितनी बात लिखी होगी उतनी करेंगे ना, सीखने हुए तो हमने कर लिया था।
करना है लाइफ को ऐड तो कर लेते हैं, सिंपल सा है। बी ऑप्शन क्या था, कंपनी चूजेस टू मेजर लाइसेंस एट इट्स नॉमिनल अमाउंट। तो फिर तो जिस चीज़ की आपको बड़ी तकलीफ थी, लेकिन क्या करें, वो तो स्टैंडर्ड ने अलाउ जो किया हुआ है, 1000 का लाइसेंस है, किताबों में बस इतने पे नज़र आएगा। दूसरी क्लास के बच्चों ने मुझे पकड़, अच्छा मैंने कल नहीं अपलोड किया लेक्चर, उसकी वजह जी, उससे ज़्यादा पढ़ा नहीं सका था मैं, ठीक है जी। लेकिन एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, मेरे लिए सेटबैक कल की उनकी क्लास में आया मुझे, और मैं बड़े ही अफसोस के साथ वो ऐलान कर रहा हूँ कि उनका रिज़ल्ट टेस्ट का अच्छा था आपसे। तो ये पहली बार हुआ है, यानी आप लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे लिए सेटबैक था, मैं तो हर रोज़ उनके सामने दावे करता था कि वो क्लास ऐसे है, वो वैसे है, और हर टेस्ट में रिज़ल्ट भी सही आ रहा था। उनके तो उन्होंने तो अखीर कर दी। उनके तो एक हाइब्रिड का रिज़ल्ट 100% था, जितने बच्चों ने टेस्ट दिया सारे पास थे। फिर बाकी भी 90 से ऊपर, 90% से ऊपर, और अच्छी खासी जनता ने जो है ना टेस्ट दिया था, लेकिन 90% से ऊपर रिजल्ट थे। तो मैंने कहा कि मैं सुबह वालों को बताऊंगा कि अब जो है ना वो, अब उन उधर हवाओं का रुख बदला हुआ है। हाँ, देखते हैं अब किस में कितना है दम, ये देखते हैं। असल में वो बीच में ना, वैसे तो आपको पता है एक वो सेरेमनी आई थी, तो उसके बाद काफ़ी मोटिवेटेड है सारी आवाम, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो आपको इस तरह से वॉश आउट कर देंगे। यानी यकीन माने कि उनकी तीनों, हाइब्रिड 1, हाइब्रिड 2, फिजिकल, तीनों के रिजल्ट्स ही आपकी तीनों क्लासेस से अच्छे थे। तो उनके तो फिजिकल में 18 में से 18 वाले भी बहुत ज़्यादा थे आपसे, तो माशाल्लाह अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों का इन्ना लिल्ला हो चुका है, मुझे लगता है आप लोग थक गए हैं शायद पढ़ते पढ़ते, तो ऐसे ना करें प्लीज़, ठीक है? आप मुझे लेट डाउन ना करें। वैसे तो वो भी मेरे बच्चे ही हैं, लेकिन वो और आप बराबर होते हैं ना, मतलब ये तो ना हो कि अब वो जीतने लग जाएं और आप हार कर दो, मतलब आप स्केयर तो ना लगाओ, समझ, ड्रॉ नहीं। अच्छा जी, चलें, अभी मुझे ये बताएं, क्वेश्चन 1 के अलावा, क्वेश्चन 1 में ना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। 7 तक किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे बता दें, बस इसके सोल्यूशन मैं अभी कह दूंगा उनको, साकिब को बना के मुझे दिखा देंगे, तो वो फिर मैं आपको एक पेज के ऊपर ना उसकी कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। अगली बार फिर उसको, जब एक बार बन जाता है सोल्यूशन, तो फिर अगली बार वो ऐड भी हो जाता होता है बुक में, ठीक है? चलें जी, एग्जाम्पल्स होमवर्क में दी थी जी जी, ये तो वो है लेक्चर नोट्स को मैं पता नहीं कहाँ लेके जा रहा हूँ। चुप नहीं आती, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं बीमार हूँ। लतीफ़ा एक बना, जानता नहीं मैं कौन है, अगर कुछ गुस्से वाला टक्कर गया तो मैं बीमार हूँ। रीपेमेंट ये रही। अच्छा जी, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। एक तो मैं ना आज अब आपको ये सारा चैप्टर एमसीक्यू किए, कितने एमसीक्यू हैं टोटल? हो गए सारे? सारे हो गए? मैं तो खुद करवाऊंगा, बहरहाल सारे ही चाहे हो गए हैं, तो आपसे कुछ मैं सीख लूँगा, मुझसे कुछ आप सीख लेंगे। अच्छा जी सुने, आज मैं ना ये थोड़ी बहुत बातें डिस्कस करके तो शुरू से लेके एंड तक इस चैप्टर को गो थ्रू करूँगा, और मैं टिक करता जाऊँगा चीज़ें जो पढ़ने वाली रहती, तो एक बार आपने रीड करके तसल्ली कर लेनी है, ठीक है? रीपेमेंट, a government grant might become repayable by the entity when entity fails to meet conditions, underlying conditions, ठीक है जी? When a government grant becomes repayable, it is treated under IAS 8 as a change in accounting estimate, means prospectively। ये तो हमें पता चल गया था, प्रोस्पेक्टिव का मतलब कल हमने देख लिया था कि 6 और 7 के अंदर हमने कुछ नहीं किया था, 8 में ही सारा कुछ कर लिया था, ठीक है? If the original grant related to income for compensation expense is debited, the repayment of grant is debited first against balance। अच्छा ये चलो एग्जाम्पल करते हैं। On 1 जनवरी 18, X Limited receives a grant of
5 लाख टूवर्ड्स कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिस्ट ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर अ 5 ईयर पीरियड। 5 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिया है कि आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिस्ट को हायर कर लें, 5 साल के प्रोजेक्ट है उसके लिए। अब ये नहीं कहा जा रहा कि उस एनालिस्ट ने 5 लाख लेना है 5 साल का, वो तो पता नहीं कितने पैसे लेगा। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उसको जो 5 साल आपने हायर करना है ना, उसके लिए हम 5 लाख आपको। कितने बच्चों ने ये अटेम्प्ट की ये एग्जाम्पल? हाँ, होमवर्क भी उन्होंने ज़्यादा करना शुरू कर दिया। मैं वैसे बता दूँ, मैं सही बता रहा हूँ। कल आई वॉज अमेज्ड, कह के उनको वो चल पड़े हैं और आप सुन के हम बहुत अच्छे सुन हो रहे हैं। द ग्रांट इज रीपेबल इन फुल इफ द प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड। प्रोजेक्ट पूरा ना किया तो ग्रांट के पैसे सारे वापस करने पड़ेंगे। द एनालिस्ट वॉज एम्प्लॉयड एंड द प्रोजेक्ट कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 2018। ऑन 1 जनवरी 2020, अब 18 सही गुजरा था, 19 सही गुजरा था, 20 के पहले दिन प्रोजेक्ट वॉज अबंडन्ड एंड ग्रांट बिकेम रीपेबल इन फुल। पास जर्नल एंट्रीज फॉर ग्रांट एंड इट्स रीपेमेंट। ये तो सिंपल है। अच्छा, इसमें ना 2 ऑप्शन है ही नहीं, मुश्किल काम हमने इसलिए कर लिया था। देखें 2 ऑप्शन कब क्या थे? पहला ये था कि अगर डेफर्ड ग्रांट के तौर पे ग्रांट को रखा हुआ है तो पहले रीपेमेंट के दिन अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस को डेबिट करो, बाकी 4 फीट एक्सपेंस, बाकी 4 फीट करीब ही था, सामने रख के बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये अगर हमने ग्रांट की रिसीट पर उसे डेफर्ड लाइबिलिटी बनाया था और फिर उसको अमोर्टाइज करते आ रहे थे, तो रीपेमेंट के दिन जितना अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस पड़ा था 125 का पड़ा था ना, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं डेबिट और बकाया 4 फीट एक्सपेंस। और दूसरा ऑप्शन एसेट रिलेटेड ग्रांट में क्या होता है कि आप ग्रांट की कैरिंग अमाउंट को नेट कर दें एसेट से, यानी उसका वजूद ही ख़त्म कर दें। इस सूरत के अंदर फिर आपने कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं कि जिसको डेबिट करें अनअमोर्टाइज, क्या किया था? एसेट को बढ़ा लिया था, ठीक है ना, यही किया था ना। ये इसमें कोई मसला तो नहीं था कल? अच्छा, अब सुनो भाई सुनो, इसमें कोई मसला नहीं था ना। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करने पड़े, क्यों? क्योंकि यहाँ पर या तो हम डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, दोनों सूरतों में अकाउंटिंग डिफरेंट थी। लेकिन जब एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट होती है तो उसमें आपको पता है, चाहे हम एक्सपेंस को नेट करें, चाहे हम इनकम अलग एक्सपेंस अलग शो करें, डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी ज़रूर स्टैंड होती है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं था एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट में, याद आ रहा है? ठीक है, नहीं याद आ रहा तो क्वेश्चन दिखाऊं, लेकिन वो मैंने सॉल्व ही नहीं किया था ना, उस वक्त तो मैं ठीक था, तो बोर्ड पे सॉल्व हुआ था। बहरहाल, तो बात ये हो रही है कि बाद में देखते हैं उनका सोल्यूशन, पहले खुद कर लेते हैं सवाल। 6 है 7 है 6। चलो, डाटा हमारे पास आ गया। 2018 में 1 जनवरी 18 पर 2.5 लाख रुपया रिसीव किया। अब जाहिर सी बात है 5 साल तक एक खर्चा इनकर करना है हमने, यानी उस एनालिस्ट को पैसे देने हैं, तो उसके पैसे इकट्ठे रिसीव हुए हैं, तो आज तो इनकम नहीं बना सकते। बच्चे कुछ क्लास के बाद आके पूछ रहे थे मुझसे, आपकी क्लास के बाद, दूसरी क्लास के बाद, सर डेफर्ड ग्रांट को ग्रांट लायबिलिटी भी कह सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कह सकते हैं। आप एडवांस ग्रांट भी कह सकते हैं, अनअर्न्ड ग्रांट भी कह सकते हैं, लायबिलिटी के कई नाम होते हैं, लेकिन हमने डेफर्ड ग्रांट रखा हुआ है इसका नाम, ठीक है। यानी डेफर कर दो इनकम रिकॉर्ड करने को, डेफर कर दो और आहिस्ता आहिस्ता, तो ये बस कोई भी नाम ले सकते हैं जी। 250 सही है। अच्छा 500 था, 250 क्या था फिर? अच्छा पिछला था 500, ठीक है जी। ओके, आप लोगों के ताउन का शुक्रिया, आप चुप रहते हैं, शोर नहीं मचाते हैं। और उसके बाद अब पता नहीं एनवायरमेंटल एनालिस्ट को कितने पैसे दिए हैं, वो कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। लेकिन ये हमें पता है कि अब इस ग्रांट को हमने 5 साल के अरसे में इनकम बनाना है, क्योंकि प्रोजेक्ट 5 साल के और एनालिस्ट को 5 साल पैसे देंगे, तो ये उसी की मद में ग्रांट रिसीव हुई है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2018 आएगा और डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। अब 5 पे इसको
डिवाइड करना है ना बराबर बराबर, क्योंकि सवाल ने कोई रिलेटेड एक्सपेंस नहीं दिया हुआ। अगर 5 पे, सॉरी माफ़ भी करते रहना थोड़ा थोड़ा मुझे, सवाल में कहीं पे उन्होंने रिलेटेड कॉस्ट नहीं दी हुई, हमने एनालिस्ट को इतने पैसे इस साल दिए, इतने इस साल दिए। अगर वो इस तरह से दे देता और बराबर बराबर हर साल देता तो फिर तो यही ट्रीटमेंट होता, और अगर हर साल उसको एक्सपेंस डिफरेंट पे कर रहे होते तो फिर प्रोपोर्शनेट बेसिस करते, लेकिन वो कोई पता ही नहीं, हमें तो सिंपल हमने 5 पे डिवाइड किया तो 100 रुपये और 100 रुपये। ठीक है जी। उसके बाद अगला साल आएगा 19 का, और ग्रांट तो दोबारा आनी नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर 20 में जाके गड़बड़ हुई है ना, 31 दिसंबर 19 पर डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। वैसे ये भी आसान से ही लग रहा है, पता नहीं बच्चों को क्या मसला, चलो शायद आ जाए सामने, मसला आ जाए, कोई बात नहीं, मसला तो मसला है, चाहे एक बच्चे को आए जी। ठीक है, अब 2020 आया और पहले ही दिन गड़बड़ हो गई, ऐसे ही है, पढ़ो। ऑन यकम जनवरी 20 प्रोजेक्ट वाज अबंडेंट, और उसने कहा था द ग्रांट इज रीपेबल इन फुल इफ प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीट, तो वो तो 2 साल बाद कंप्लीट नहीं हुआ, अबंडन हो गया, बंद हो गया, रोक दिया हमने काम। ठीक है, तो ये 500 रीपेबल इन फुल हो जाएंगे। इसका मतलब यकम जनवरी 20 पर आ गए हुकूमत वाले और कैश उन्होंने वापस ले लिया 500। ठीक है, ठीक है जी। अब चूंकि डेफर्ड ग्रांट नाम की चीज़ हमारी स्टैंड हो रही थी, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे इस दिन, हम जितना इसका अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस पड़ा होगा उसको पहले निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे खड़े होकर 31 दिसंबर 18 पे खड़े होकर मैं यूँ कह सकता हूँ कि क्रेडिट किया था हमने डेफर्ड ग्रांट को 500 से, और फिर ईयर एंड पे डेबिट किया 100 से, तो ये क्रेडिट 400 पड़ी है। ठीक है, उसके बाद अगला साल आया तो अगले साल में भी ऐसे ही ये क्रेडिट पड़ा था 400, ये ज़बानी भी हो सकता है। ठीक है, इतना आसान था, डेबिट 100 से किया तो बाकी क्रेडिट पड़ा है 300, तो ये 300 अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस पड़ा है, इसको हमने डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी को डेबिट कर दिया 300 से। ठीक है जी, और बाकी, हाँ जी, बाकी 4 फीट एक्सपेंस रिकॉर्ड करें बैलेंसिंग फिगर, सिंपल। अब ये वही कल वाली बात है कि आपने 200 रुपये की इनकम पिछले 2 साल में रिकॉर्ड की थी या नहीं की थी। ये देखो, ग्रांट इनकम 100 रुपया, ग्रांट इनकम 100 रुपया, और इनकम्स कहाँ जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब पिछले 2 साल में आप 100 की एक इनकम रिकॉर्ड करते रहे, और आज खड़े होकर आपने उस इनकम का रिवर्सल किया। अब चूंकि आपको बताया था, अभी भी पढ़ा भी सही हमने, कि इसको हमने ट्रीट करना है लाइक चेंज इन एस्टीमेट, यानी प्रोस्पेक्टिवली, तो हमने 18 और 19 के साल में हम जा भी नहीं सकते, आइए सेट में जाके हमने पढ़ना है। अगर हम 19 में खड़े हैं और 18 17 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर छेड़ना पड़े तो बड़ा सारा वक्त पड़ जाता है, क्योंकि हम 19 में खड़े हैं तो 17 और 18 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स के पास उनके घर में पड़ी हुई हैं, तो हम यहाँ कोई चीज़ अगर कंपैरेटिव में बदल दें तो वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच नहीं करती, वो तो फिर तलवारें निकाल के निकल पड़ते हैं कि भाई ये क्या 2 नंबरियाँ लगाई हुई हैं। तो अगर ऐसा कुछ करना पड़े तो आइए सेट में रिट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग का बहुत सारा मसला है, हम फिगर्स को रीस्टेट करते हैं, बैलेंस शीट में रीस्टेटमेंट लिखते हैं, फिर नोट बनाते हैं और बताते हैं यूज़र को कि रीस्टेटमेंट क्यों हुई है और क्या क्या असरात हैं, किस किस जगह पे हैं। ये थोड़ा सा मसला नहीं होता, ये इतना आसान काम नहीं है कि ऐसे एंट्रीज नहीं खुली पड़ी होती कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पिछली चली गई हैं यूज़र के पास, तो इसलिए रिट्रोस्पेक्टिव से तो वैसे ही डरा करो। तो जहाँ पे कहे चेंज इन एस्टीमेट,
जहाँ भी कहे चेंज इन एस्टीमेट की तरह की अकाउंटिंग करो, यानी प्रोस्पेक्टिवली चलो तो खुश हो जाया करो, शुक्र है, क्योंकि इसमें क्या करना है, जो कुछ भी है इसी साल में कर देना है, पिछले सालों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप आइए सेट में जाके देखोगे कि पिछले सालों को छेड़ना हो तो कितना वक्त पड़ता है जी। और जी अब कुछ बचा ही नहीं जिसको आप अमोर्टाइज करोगे, ठीक है, सही है। अच्छा इधर भी देख लें, ये ऐसा ही है, कुछ ऐसी ही एंट्रीज थी। हाँ, किसको मसला था 6 में? हाथ खड़ा करें, कोई बात नहीं, शर्म की जरूरत नहीं है, था नहीं था। अगर ये रिडक्शन इन एक्सपेंस कर रहे होते तो यहाँ पर हम डेफर्ड ग्रांट डेबिट और रिलेटेड एक्सपेंस क्रेडिट कर रहे होते, तो हमने एक एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया होता तो भी आज एक्सपेंस को ज़्यादा कर देते, ठीक है। तो हम आज क्या करते, एक्सपेंस को बढ़ा देते, ठीक है, लेकिन उस एक्सपेंस का नाम लेते, फोरफीट एक्सपेंस ना लिखते। ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप देखो ना, आपने पिछले 2 साल में इनकम रिकॉर्ड नहीं की, पिछले 2 साल में आपने एनवायरमेंटल एक्सपेंस को क्रेडिट किया, अब जब तीसरे साल में आए हैं, रीपेमेंट हो गई है, तो पिछले 2 साल में आपने इनकम रिकॉर्ड नहीं की कि उसका रिवर्सल करो, बल्कि एक एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया था, लाइक डेप्रिसिएशन जो कल देखा था। तो एक्सपेंस कौन सा कम रिकॉर्ड हुआ था? एनवायरमेंटल एक्सपेंस। अब पिछले साल जब वो कह रहे हैं इसको चेंज इन एस्टीमेट कर दो, यहाँ से ऑनवर्ड चलो, तो फिर क्या कर दो, एनवायरमेंटल एक्सपेंस को ही बढ़ा दो। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से ग्रांट इनकम नहीं लिखता, आप कंफ्यूज ना हो, वैसे होती तो इनडायरेक्ट मेथड से भी ग्रांट इनकम या रिलेटेड एक्सपेंस को कम करके, लेकिन मैं नहीं लिखता हूँ। अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से रिड्यूस्ड एक्सपेंस, क्यों लिख देता हूँ जरा, है रिड्यूस्ड एक्सपेंस रिकॉर्ड करते आए हैं, तो यहाँ उसी रिलेटेड एक्सपेंस को बढ़ा देंगे, ठीक है, ओके, यानी डेबिट कर देंगे। बात समझे हो? यानी अगर हम डायरेक्ट मेथड से इनकम रिकॉर्ड करते आए, तो चूंकि हम पिछले 2 साल में एक इनकम रिकॉर्ड कर रहे थे, अब उसको रिवर्स करना है, तो फोरफीट एक्सपेंस नाम का एक्सपेंस। और अगर हम पिछले 2 साल में रिलेटेड एक्सपेंस को कम करते आए हैं, तो फिर इस साल में आकर उसी रिलेटेड एक्सपेंस को बढ़ा देंगे उसी के नाम से, ठीक है ना। अच्छा सवाल था भाई। इसमें भी 2 मेथड्स हैं ना, लेकिन उनकी सिंपल बहुत ज़्यादा है ना, मतलब 2 सवाल देने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सिंप्लिसिटी है ना इसमें, देखो, ठीक है ना। उसमें तो ये था कि डेफर्ड लायबिलिटी है या नहीं है, तो यहाँ पे आके ज़रा अकाउंटिंग ऑल टुगेदर बदल रही थी ऐसे रिलेटेड ब्रांड में, ठीक है। चलें आगे, कोई क्वेश्चन और, हाइब्रिड में आवाज़ नहीं आनी चाहिए भाई, शिकायतें फिर मौसूल होने लग गई हैं। 2 दिन ना बोलो ना, और मैं तो बोलने वैसे ही बोला नहीं जाता था मुझसे 2 दिन, और फिर भी सर आप इतना बोल रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। द पंजाब गवर्नमेंट ग्रांटेड द कंपनी एक 10,000 on Yakam January 18 to assist in purchase of a पौधा. The grant was conditional upon the company manufacturing for a period of at least unbroken 2 years. The company purchased the plant on 2 जनवरी 18 for 1 लाख. The plant is depreciated on the straight line basis over its useful life of 4 years to a nil residual value. अच्छा
द कंपनी परचेज प्लांट 2 जनवरी 18 फॉर 1 लाख, सिर्फ 10,000 मिला है। चलो, द कंपनी डेप्रिशिएट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस और यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है जी। प्लांट को डेप्रिशिएट किया उन्होंने। कंपनी सीज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑन, बस इतना सा मसला है यार, ये कोई इतना मसला नहीं है। देखो, अपने असूलों पे कार बंद रहो। 18 में पूरा साल एसेट इस्तेमाल हुआ, पूरा साल डेप्रीशिएट करो, पूरा साल ग्रांट इनकम में फेंक दो। 19 के साल में 9 महीने पे सब कुछ ही रोक दो, ठीक है। सब कुछ को रोक के डेप्रीसिएशन वहाँ तक ले आओ, ग्रांट इनकम को 9 महीने तक जो है वो अमोर्टाइज करके इनकम बना लो। जो तरतीब है वही रखो ना, खुद से कोई डायरेक्ट ऐसे शॉर्टकट लगाने की ज़रूरत ही नहीं। और फिर वही उसूल जो ईयर के स्टार्ट पे खड़े होकर लगाए थे वो उस दिन खड़े होकर लगा लो, ठीक है। चलो अब मैं एंट्रीज दिखा देता हूँ, करता नहीं, ठीक है। 1 बाय 1 पहले एंट्री हम बोल के उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर उसको जाके टिक करेंगे, ठीक है ना। तो आपने सवाल का सोल्यूशन किताब में नहीं देखना भाई, किताब में नहीं देखना भाई, नहीं देखना, ठीक है। कैलकुलेटर सारे हाथ में रखेंगे। सबके हाथ में है कैलकुलेटर। चल जी, सबसे पहली एंट्री होगी 1 जनवरी 18 पे, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 10,000 से। कैश डेबिट या बैंक डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, इसको इनकम ना ही लिखा करें, कंफ्यूज करता है ऐसे ही, डेफर्ड ग्रांट बस लिखा करें, इसीलिए मैं सिर्फ डेफर्ड ग्रांट लिखता हूँ, ठीक है। एंट्री ठीक है। फिर साथ ही 2 जनवरी का मतलब भी यकम ही होता है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल करवाई थी कि चाहे 30 जनवरी भी लिखा होता, हमने उसको यकम पे अज्यूम करना होता है। फुल मंथ डेप्शन इन द मंथ ऑफ, ऐसे ही करते हैं ना, इन द मंथ ऑफ एडिशन वाइल नो डेप्शन इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल, ठीक है ना। सिर्फ 31 जनवरी में मसला आता, हम उसे यकम फरवरी पे ले जाते, ठीक है। बहरहाल 2 जनवरी लिखो, लेकिन एंट्री होगी प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 1 लाख से। तो 2 जनवरी को प्लांट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट 1 लाख से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैश या बैंक, ठीक है ना। अच्छा, प्लांट इज डेप्रिशिएट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर्स। अब ये एंड आएगा तो आपने 1 लाख को 4 से डिवाइड करना है, पूरा साल 25,000 की डेप्रीसिएशन आएगी। 25,000 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 31 दिसंबर पे 25,000, ठीक है। और साथ ही रोने की आवाज़ आएगी, जिसके लिए आप इस डेफर्ड ग्रांट को भी इनकम में फेंकोगे और सेम बेसिस पर डिवाइडेड बाय 4 है, अच्छा सॉरी, तो ये आ जाएगा 2500। 2500 से डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट, ठीक हो गया। अगला साल आया 19 वाला, तो 30/9 तक तो कोई मसला नहीं था ना, तो 30/9 तक की डेप्रीसिएशन निकालनी है, तो 25,000 इंटू 9/12 करो, 9 ही होता है ना, बोलो 7 18,750। इसकी एंट्री होगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 30/9 पर, 31/9 लिखा हुआ है, 30/9 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 18,750, ठीक है। और साथ ही 9 महीने की इनकम भी बनाओ, इंटू 9/12 हो जाएगा, यही वाला मैंने स्ट्रेट लाइन है ना, तो वही दोबारा नहीं लिखा मैंने, ठीक है ना जी। 1875 डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट 1875, 30/9 पर मैंने इनकम को काट दिया था ना, तो कंफ्यूज करता है। अब रीपेमेंट करनी है, ठीक है। इसकी एंट्री हम खुद अगली नहीं देखेंगे, हम खुद यहाँ पे बनाते हैं। इसके बाद जी 30/9 पर रीपेमेंट होने जा रही है, 30/9/19, ठीक है जी। 30/9/19 पर रीपेमेंट कर रहे हैं, तो वो आए और उन्होंने फुल रीपेमेंट है, उन्होंने 10,000 कैश ले लिया और हम मुंह देखते रह गए। अब फिर हम क्या करें, सबसे पहले कोई अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस पड़ा है तो उसको निकाल के बाहर फेंक दें किताबों से। अब उसको देख लेते हैं जी,
हमने सबसे पहले क्रेडिट किया था 10,000, फिर डेबिट हुआ था 2500 और डेबिट हुआ था, ज़बानी कैलकुलेटर भी हो सकता है, ठीक है ना, 1875। तो कितना आता है आंसर? ये 5625 क्रेडिट में पड़ा था, तो ये 5625 डेबिट कर दिया हमने, ठीक है जी। और 4 फीट एक्सपेंस कितना आ गया? 5625 और 4 फीट एक्सपेंस, मुझे नहीं लगता आप लोगों का दिल है आज भी। कोई बात नहीं, कल हफ्ता तो है ही, और पता ही है हफ्ते वाले दिन तो नया टॉपिक शुरू होता ही है, एक आदत तो ख़त्म हो ही जाएगी इस तरह से हफ्ते की छुट्टी वाली। अच्छा जी, अब वैसे ना आप ये ज़रा फिगर्स थोड़ी डिफरेंट हो गई थी ना, मुश्किल कर रही थी ये आपको बात। अगर आप गौर फरमाएं ना, तो पिछले 2 साल में आपने इनकम रिकॉर्ड की है 2500 और 1875, ऐसा ही है। 2500 और 1875 को ऐड करें, कर लें, कोई बात नहीं। 2500 और 1875 को ऐड करें, 43। इसका मतलब पिछले 2 साल में आपने एक इनकम रिकॉर्ड की थी, रीपेमेंट की वजह से अब वो पैसे चले गए वापस, तो आप उस इनकम को रिवर्स कर रहे हैं, तो 4 फीट एक्सपेंस आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब 31 दिसंबर आएगा, तो 31 दिसंबर पे डेप्रीसिएशन उसी तरह से होगी, लेकिन रह सिर्फ 3 महीने गए हैं, पहले आपने 9 महीने की कर ली हुई है, तो 1 लाख है एसेट, 1 लाख का डिवाइडेड बाय, जी तो 5 क्यों लिख रहा हूँ मैं बाहर, 4 इंटू 3/12 जी, 6250 और 62। अच्छा, ये डेप्शन इकट्ठी भी हो सकती थी, वो मसला नहीं है, लेकिन ज़रा उसूल सेम ही रहे, ताकि ऐसा ना लगे आपको नई चीज़ हुई है, इसलिए मैंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे स्टार्ट पे खड़े होकर रीपेमेंट की थी। वरना आप ज़बानी डेफर्ड ग्रांट निकाल सकते थे, डेप्शन ना निकालते तो डेप्शन एक ही बार निकाल लेते, क्योंकि डेप्रीसिएशन इन टोटल जो है वो आपकी 18,750 जमा 6250 करो ज़रा, जी 18,750 और 6250 कितना है? 25,000 ही है ना, तो 25,000 ही डेप्शन हुई है आज भी, लेकिन इसलिए कि कोई चेंज ना महसूस हो, भाई चुप कर दो यार, इसलिए कि कोई चेंज ना महसूस हो, मैंने वैसे ही कर दिया जैसे सवाल हमने पहले किया था। हाँ जी, यहाँ तक को मसला, यही एंट्रीज़ हैं, उसके अलावा कोई डेफर्ड ग्रांट तो बची नहीं जिसको इनकम में फेंकना है, तो ये देख लें, यही एंट्री हुई है, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, 4 फीट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, ठीक है, और आखिर में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। इसमें मसला आया था आपको, हाँ, एग्जाम्पल 8 में करते करते हम पहुंच ही गए 8 तक। ये इसका बी पार्ट तो देख लें, एग्जाम्पल 8 है कौन सी? एग्जाम्पल 8 कह रहे हैं, मैंने होमवर्क में दी नहीं थी, नहीं लेकिन मैंने दी नहीं थी होमवर्क में। अच्छा चलें, अब इसका पार्ट बी भी देख लें। इसके पार्ट बी के अंदर बाकी सब सेम चलना है, बस इसका मसला ये होना है कि आपने ये डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करके नील कर दिया, ये ख़त्म, और एसेट आपका 90,000 का बन गया, ठीक है। अरे बहाने बहाने, वही कह रहा हूँ ना, आज की क्लास आया करा दी भाई ने, क्लास में घुसते ही मेरे कान से लग के उन्होंने कहा मुझे ये समझ नहीं आया। अच्छा, तो कोई बात नहीं, ये 90,000 की 90,000 का एसेट हमारा रह गया, तो 90,000 का एसेट डेप्रिशिएट होता जाएगा, और इनकम है कोई नहीं, दूसरे साल में 9/12 करके डेप्रिशिएट होगा, इनकम है कोई नहीं, और जब रीपेमेंट होगी तो आप एसेट को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दोगे 10,000 से, और इसी दिन खड़े होकर डेप्शन का इम्पैक्ट लोगे। वो मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है कि आप 10,000 को डिवाइड करो जिस लाइफ से वो होना था और नहीं हुआ, कितनी लाइफ है जी? 4, और कितने साल? 1 साल और 9 महीने। ये बात समझ आई है? किसको नहीं समझ आई है भाई? हमारे रीपेमेंट हुई है 1
जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18 तक 1 साल गुजर चुका था और फिर 30/9/19 तक 9 महीने गुजर गए थे। तो 1 साल प्लस 9 मंथ्स, इसको अगर मैं सारे को ईयर्स में लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, 9 मंथ्स को 9/12 करूँगा तो वो आएगा। तो 1.75 ईयर्स हमारे गुजर चुके थे जब रीपेमेंट हुई। तो ये जो 10,000 रीपे किया है ये 1.75 ईयर्स से डेप्रीशिएट नहीं हुआ। तो हमने डिवाइड बाय 4 किया, पूरे साल की डेप्शन आई, मल्टीप्लाई बाय 1.75 कर दिया, आंसर आ गया 4375। ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। हाँ, इसको ना आपको ईयर एंड के ऊपर भी डेप्रिशिएट करना चाहिए। ये एंट्री क्यों नहीं हुई उसका तरीका वैसे मैंने आपको बताया हुआ है। तो 31 दिसंबर 19 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, मैंने कहा था बस क्या कर दो, पूरा लाख का एसेट और डिवाइड बाय 4 कर दो, बस सही होगा। 3 माह की क्यों? ओह हाँ, ये हम कराए हैं जी, इंटू 3/12 जी, 6/2 जी। कितना भाई? 65। हाँ जी हैं भाई, कह रहे हैं डेप्शन ज़्यादा हो जाएगी, गड़बड़ लग रही है, कोई गड़बड़ लग रही है। 6250 प्लस 16875 कितनी डेप्शन हो गई? 23, और वैसे होनी कितनी चाहिए थी? तो अभी कम है, फिर क्या मसला है? 9 मंथ्स की डेप्शन हो चुकी है। किधर ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन कर रहे हैं? अब वैसे ही वो काम करें, ये देखें जैसे यहाँ पर किया था, मैंने वर्किंग करवाई थी। खैर बेटा चुप करें, ये देखें, याद है ये, इससे मिलती जुलती वर्किंग करते हैं हम जी। हमारा एसेट था ₹1,00,000 का, पहले साल 25,000 डेप्रिशिएट हुआ और दूसरे साल अभी तक कितना डेप्रिशिएट हो चुका है? 18,000, 9 महीने, रीपेमेंट के दिन तक 750। ज़रा बुक वैल्यू बताएं कितनी है? अच्छा 22,500 हुआ था, ठीक है जी। ये 16,875 आप लोगों ने गलत बताया हुआ है। 16,875 ये सही है अब? अच्छा मुझे बताएं, रीपेमेंट के दिन बुक वैल्यू कितनी थी? 60,000। डन हो गया जी। ये 60625 पर पड़ा था रीपेमेंट के दिन, रीपेमेंट हुई तो इसमें 10,000 ऐड हो गया, और इसकी वजह से ये डेप्शन का जो इम्पैक्ट था ना, ये आप नहीं निकाल रहे थे, इसकी ये जो अभी उसी दिन खड़े होके आपने जो डेप्शन शॉर्ट हुई थी चार्ज की, मैंने इसलिए कहा कि इस वर्किंग की तरह से वर्किंग करो जी। माइनस किया आपने, बोलो 475। अब ये वो बुक वैल्यू है जो आफ्टर रीपेमेंट और डेप्शन का इम्पैक्ट हमारे पास आई। 10,000 भी बढ़ा लिया हमने, लेकिन उसको डेप्शन से कम भी कर लिया। अब बताओ क्या आता है आंसर? 6। ये जी रीपेमेंट के बाद हमारे एसेट की पोजीशन है। अब क्या करें? अब क्या करें? अच्छा, अगर अब दोनों ट्राई करते हैं, अगर हम 1,00,000 को 4 पे डिवाइड करके 3/12 करें, आंसर आता है जी। अब इसको ऐड करें, ये 22,500 क्या, मुझे समझ नहीं आ रही वैसे।
वो एंट्री नहीं की हुई ना, वहाँ पे करनी चाहिए थी जी। हाँ जी ठीक है, पूरे साल की डेप्शन है। मुझे 25 क्यों लग रहा था ये बार? अच्छा जी, लें भाई, कितनी आती है डेप्रिसिएशन जी? 23 और माइनस करो 22,500, 625 रुपये का डिफरेंस आया है। अब जो आपने 10,000 ऐड किया है जो नहीं हुआ था डेप्रीशिएट, उस 10,000 के ऊपर जब आप डिवाइड करके, कितने साल, कितने 5 साल है लाइफ, 4 साल है, डिवाइड करो ज़रा 4 साल से। तो लोगों को 2500 आ रहा है, खैर जा 2500 करो 3/12, तो पहुंच गए ना वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको जो है वो हमें देखना पड़ा कि यार क्या कर रहे हैं। सिर्फ तसल्ली के लिए हमने बुक वैल्यू शो करने के लिए ये वर्किंग कर ली, उसके बाद सिंपल काम करें, जो सीखा हुआ है वही, उससे आपके असरात पूरे के पूरे निकल आने हैं। हमने इन दो को ऐड किया, कर लिया ऐड, ये ऐड कर लिया, जो डेप्रिसिएशन आई उस डेप्रिसिएशन को मैंने मैच किया फिर जो पहले डेप्शन आ रही थी। एसिड बढ़ने की वजह से जो इंक्रीमेंटल डेप्शन का असर निकला वो 625 था। असल में तो ये असर निकलना चाहिए था पूरा, इससे पिछली फिगर कितनी थी, इससे पिछली 625, जिसको 3/12 किया, अगर मुझे बताना ना, फिगर मुझे भूलती हैं अभी। 2500, असल में तो फ़र्क एग्जैक्ट 2500 होता, लेकिन वो तब होता कि जब साल के पहले दिन खड़े होकर रीपेमेंट होती और पूरे साल हम तब्दीली वाली वो इम्पैक्ट डाल के तब्दीली वाली डेप्शन डालते। पर ये मसला उस तरह से क्लियर इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि सिर्फ 3 महीने बाद आकर एंड पे आकर वो जो एसेट बढ़ा है उसकी इंक्रीमेंटल डेप्शन पड़ी है। तो ये 625 प्रूव करने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े आपको, ठीक है ना। 625 एग्जैक्ट फिगर थी, सही फिगर थी, लेकिन इसको कौन सोचे बैठ के। जब प्रूव कर लिया क्लास में तो उससे पहले तो हमने यही डिसाइड किया हुआ था कि चुप करके, यही कहा था मैंने कि चुप करके क्या करो, एसिड बढ़ के जितने पे चला गया उसको ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करो। मसला सिर्फ ये था जिस वजह से एग्जैक्ट फिगर मैच नहीं कर रही थी जैसे पिछले सवाल में कर गई थी, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हम 625 की फिगर पे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। 625 कैसे निकला दोबारा मैं समझाने में इंटरेस्टेड भी नहीं, बस ये बताना था आपको कि सही हुआ अगर आपने जैसे सीखा था वैसे कर दिया, ठीक है। तो 6250, 18,700 16,875 की डेप्शन आप चार्ज कर चुके थे 9 महीने की, फिर रीपेमेंट की, रीपेमेंट के बाद जो पिछले 2 साल में 1 साल 9 महीने में शॉर्ट डेप्शन थी वो चार्ज की, और ईयर एंड के ऊपर बाकी 3 महीने फुल अमाउंट को डेप्रिशिएट कर दिया। तो आप बिल्कुल सही नतीजे पर पहुंचे हैं, इसको आप प्रूव करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा, अल्लाह माफ़ करे, चल जा। तो सिंपल सा काम, एक एंट्री जो यहाँ पर रहती थी वो हमने कर ली, और वो एंट्री है 31 दिसंबर 2019 पर, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। ये शायद ना वो रह गई है, मिस्टेक से रह गई, जान के नहीं किसी ने छोड़ी होगी। मैंने कहा था फुल अमाउंट पकड़ लो, जैसे कल वाले सवाल में हमने क्या किया था, 500 से 250 पे आया था, रीपेमेंट हुई तो एसेट को 500 वापस किया, फिर पिछले साल का इम्पैक्ट निकाला और एंड पे डेप्रिसिएशन पूरे 500 के ऊपर ओरिजिनल लाइफ लगा दी। लेकिन वो क्लियरली समझ क्यों आ रहा था, क्योंकि पूरा साल था, यहाँ पे 3 महीने थे, तो 625 समझाते हुए बड़ी मुसीबत पड़ी। तो छोड़ो 625 को, सिंपल सी बात है, पूरी अमाउंट को डिवाइड करो, या अल्लाह 4 से, और 3/12 कर दो, क्योंकि 9 महीने की डेप्शन तो ऑलरेडी एसेट की हो चुकी है। बताओ 6250, और इस साल में इस एसेट की टोटल डेप्शन बन गई 6250 प्लस 22,500, सॉरी ये 18,700, ठीक है जी। चलो, तो ये एंट्री अपनी नीचे बुक्स में ऐड कर लो, यहाँ पे करके छोटी छोटी करके, यहाँ पे करके एंट्री ऐड कर लो, और इसको अब सोचना नहीं है फिर कि ये प्रूव हुआ या नहीं। अगर किसी ने प्रूव कराना हो दोबारा तो फिर अब अलग आके पूछे, ताकि टाइम ज़ाया ना हो बाकी क्लास का, ठीक है ना। जाहिर है प्रूव तो कर ही लिया है ना, कि बात बिल्कुल सही है, तो फिर वही बात जो सीखी थी उसी पे क्यों ना स्टिक करें, जिससे टाइम भी बच रहा है, ठीक है।
ठीक है जी। चलें जी, एग्जाम्पल 8, चूँकि भाई को मसला आ रहा था, मैंने वैसे भी आज करवानी थी, वो कर लेते हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं चलूँगा शुरू से एंड तक, इस चैप्टर को देखूँगा क्या रह गया। ठीक है, नहीं शुरू हुआ, कल होगा। कुछ नाम तो मैं आज लिखूँगा एंड पे, जो भी हो जाए, अगर ये ख़त्म हो गया तो। नहीं बेटा, हफ्ते को ही होगा, कल का दिन फारिग नहीं रह सकते, मैं मुश्किल से ही आता हूँ पढ़ाने, तो कुछ ना पढ़ाऊँ तो फ़ायदा नहीं। अच्छा जी, फॉरगिवेबल लोन की बात आपको की थी कि फॉरगिवेबल लोन एक गवर्नमेंट ग्रांट है और इसको एज अ गवर्नमेंट ग्रांट आप रिकॉर्ड कर लेते हैं जब आप शर्त पूरी कर लें जो अटैच थी। ठीक है, अ फॉरगिवेबल लोन इज अ लोन दैट द लेंडर हैज देने वाले हैज लेंडर गवर्नमेंट अंडरटेकन टू वेव रीपेमेंट, माफ कर देते हैं रीपेमेंट ऑफ a forgivable loan is a loan that the lender has undertaken to waive repayment of under certain conditions. कि जो देने वाले ने कहा है कि आप कुछ कंडीशन मीट कर जाएं तो मैं आपका ये लोन माफ़ कर दूंगा, वेव कर दूंगा इसकी रीपेमेंट। ठीक है, it is treated as a government grant when there is reasonable assurance that entity will meet the terms of forgiveness of loan. ये तो क्या बेल वाले सवाल, इतना कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था, मैंने इसीलिए वो पहले करवा दिया, हालांकि जिस दिन करवाया उस दिन आप सबके ना चारों टायर उत्ते सन। ठीक है, लेकिन मैंने इसीलिए हिम्मत करके करवा दिया था कि उसके बाद फिर चैप्टर में जिधर जाते हैं वो काम हमने किया होता है। तो एक दिन की मुशक्क़त, 2 दिन की टेंशन, उसके बाद चैप्टर टॉपिक आपके हाथ में। ठीक है, तो बेल वाला सवाल किधर गई घंटी, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वॉज परचेज एकम अगस्त एट अ कॉस्ट ऑफ 420, 240 वॉज फाइनेंस थ्रू एन इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम गवर्नमेंट। The loan will be forgiven if plant is operated for at least 4 years by Bell. अब 4 साल का इंतज़ार नहीं करना रिकॉर्ड करने के लिए, बल्कि उनसे पूछो क्या ख्याल है, कंडीशंस मीट कर लोगे। उन्होंने कहा अपॉन एक्विजिशन देयर इज रीजन एश्योरेंस दैट बेल विल कंप्लाई विद कंडीशंस। इसीलिए तो जब ये लाइन नज़र आ गई थी, रीजनेबल एश्योरेंस थी कि बेल विल कंप्लाई विद दिस कंडीशन, तो हमने इस 240 को, हाँ नहीं लाइबिलिटी नहीं, इसको हमने कहा था लोन की बजाय गवर्नमेंट ग्रांट, लेकिन चूंकि इकट्ठी इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे इसलिए इसको डेफर कर दिया था। मैंने एंट्रीज भी ना, या अल्लाह यहाँ पे हूँ, मिट गई हैं शायद, ये कुछ अभी भी असरात बाकी हैं, लेकिन ये वाली एंट्री जो बनाई थी ना, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, इससे पहले मैंने यहाँ पर 2 एंट्रीज की थी कि कैश आया, ये लोन है। ठीक है जी, और फिर हमने कहा, उन्होंने कहा जी माफ़ कर देंगे कंडीशन मीट करो, हमने कहा हाँ हाँ कर लेंगे, तो लोन डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, याद आ रहा है? इसमें हमने फिर इस लोन को यहाँ पे लिखा ही नहीं था। ठीक है ना, तो ये मैं यहाँ पे कह रहा था, ये इन्होंने लिखा हुआ है क्या, forgivable loan is a loan that lender and blah blah blah, it is treated as government grant when there is reasonable assurance that entity will meet the terms. ठीक है, it is treated as government grant when there is reasonable assurance that entity will meet the terms of forgiveness of loan. ठीक है, अगली बात वो ये कर रहा है कि जब तक ऐसा ना हो जब तक ऐसा ना हो, यानी जब तक आप रीजनेबल एश्योरेंस ना दे सक रहे हो, तब तक ये लोन है। ठीक है, और इसको ट्रीट करना है अंडर IFRS 9, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ये FAR 2 में है। IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट FAR 2 में आप पढ़ेंगे, 6 से 7 दिन लगते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये टॉपिक है, वहाँ पर पढ़ेंगे आप। खैर, इतनी बात याद करना फिर भी ज़रूरी है
क्योंकि किताब में आई कैप ने ये लिखा हुआ है, तो थ्योरेटिकली आई कैप इसको जो है वो पूछ सकता है। वैसे तो इसको मैं हाईलाइट भी करवा दूंगा स्टैंडर्ड में से, ठीक है। वैसे भी अब स्टैंडर्ड हाईलाइट करने शुरू करने ही हैं हमने, क्योंकि लेकिन वो भी ऐसे ही करेंगे कि इन टॉपिक्स से फ़िलहाल बाकी जो रह गए हैं ना, IS 36 और IS 16, IS 16 असल में रहा था क्योंकि स्टार्ट में बच्चों के पास नहीं थे, तो 36 को भी मैं करवा तो दूँ, लेकिन फ़िलहाल उसको साइड पे रखेंगे। जो ताज़ा चल रहे हैं ना 23, ठीक है। आपने ना A में A2 लेके आना है सब ने, ठीक है, ठीक है। और साकिब को भी मैसेज कर दें। साकिब बैठे हुए? साकिब नहीं है। हाइब्रिड में कौन बैठा हुआ है? वन में कौन बैठा हुआ है? अच्छा, अबू बकर बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, साकिब को मैसेज कर दें, मैं उनको भी कह देता हूँ मुझे भी याद करवा दें, ठीक है। मैं देख लूँ सॉफ्ट में, अल्लाह करे मेरे पास पड़ा हो, सॉफ्ट में पड़ा होगा पुराना कोई स्टैंडर्ड, तो उससे देख के आपको हाईलाइट करवाना आसान होगा, ठीक है ना। तो IS 23 और IS 20 और IS 40 जब आगे पढ़ेंगे इनको हाईलाइट करवा दूंगा। तो ये स्टैंडर्ड के अंदर पड़ी होती हैं चीज़ें, तो अगर थ्योरेटिकल बात पूछ भी लेगा तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन इस चीज़ को 1-2 बार पढ़ना ज़रूर है, ठीक है ना। सादा बात, फॉरगिवेबल लोन गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट कर लेना है। भाई मुझे आपने याद कराना है, मैंने अपने स्टैंडर्ड ढूंढने हैं, सॉफ्ट वाले कहाँ पड़े हैं, फिर कल से हम हाईलाइटिंग भी साथ साथ शुरू करें। कल वाली बात भी बहुत लेट याद करवाई थी आपने, ईमेल वाली। अच्छा जी, फॉरगिवेबल लोन को आपने गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट कर लेना है जब आप रीजनेबल एश्योरेंस दे सकें कि आप कंडीशंस जो अटैच हुई हैं वो पूरी कर लोगे। और जब तक ये रीजनेबल एश्योरेंस ना दे सको आप उसको गवर्नमेंट ग्रांट नहीं बना सकते। ये अभी करके आया ना काम, मैंने कहा जी कैश आया है गवर्नमेंट से लोन के तौर पे 100 रुपया, जिस दिन कंडीशन मीट हो जाए उस दिन इस लोन को डेबिट करके डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कर लेना, यानी ग्रांट रिकॉर्ड कर लो, उसको ट्रीट करो उसको एज अ गवर्नमेंट ग्रांट। अब जब तक ये कंडीशंस मीट ना हो क्या इसको डेबिट कर सकते हैं? लाइबिलिटी है ना, गवर्नमेंट ने शर्त पूरी ना करें तो वापस लेने हैं पैसे, ठीक है। तो जब तक ये कंडीशंस मीट ना हो सकें तब तक ये लोन रहेगा, और इसको मैयर करेंगे अंडर IFRS 9। कैसे करेंगे ये बात आपके सिलेबस में नहीं, ये पूछ भी नहीं सकता, इतनी ही बात लिखी है जितनी मैंने भी आपको पढ़ा दी, क्योंकि IFRS 9 FAR 2 के अंदर है, और उसके अंदर अकाउंटिंग जाकर सीखेंगे कि लोन को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर अकाउंटिंग अमाउंटाइज को ऑफर बड़े सिस्टम है, उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त स्टैंडर्ड है वो, ठीक है। IFRS 9 बड़ा ज़बरदस्त स्टैंडर्ड है, लेकिन FAR 2 में पढ़ेंगे। बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई। सादा बात पहली, इट इज़ ट्रीटेड एज क्या चीज़? फॉरगिवेबल लोन is treated as government grant when there is reasonable assurance that entity will meet the terms of forgiveness of loan। ठीक हो गया जी। until then, तब तक यानी जब तक कंडीशन ना मीट हो, until then such loan is treated as liability and recorded, recognize का मतलब होता है recorded at fair value अंडर। ये लोन की भी फेयर वैल्यू होती है। अब ये तो IFRS 9 में ही जाके पढ़ना है ना, यही मसला है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात याद रखनी, जो लाइन हाईलाइट कर दी, और वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, वो स्टैंडर्ड में भी लिखी हाईलाइट करा दूंगा। लेकिन अगर थ्योरेटिकली को बात वो कह देता है फॉरगिवेबल लोन के बारे में अगर 2-4 लाइनें लिखो, तो आप ये 2-4 लाइनें लिख दोगे। पहली बात, इट इज ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट व्हेन इट इज नो एश्योरेंस दैट दे विल satisfy the conditions. Till then it is a liability and shall be recorded एट फेयर वैल्यू अंडर IFRS 9। अल्लाह खैर, मतलब IFRS 9 क्या है वो आपका बताना आपके स्कोप में है ही नहीं, ठीक है। डन हो गया। अच्छा, अब एक फॉरगिवेबल लोन वो था जो हमने ये देखा, इंटरेस्ट फ्री लोन, इस पे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट बियरिंग लोन भी गवर्नमेंट दे सकती है, ठीक है। इंटरेस्ट बियरिंग लोन भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट बियरिंग लोन अगर हो, यही सारी कुछ जो हमने पढ़ा वो तो ऑलरेडी हमने पढ़ा ही हुआ था, प्लस एग्जाम्पल के अंदर इसी लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट भी आ जाए, तो कैसा सवाल बने कि कोशिश करके मुश्किल किया गया था सवाल, ठीक है। ये ग्रिपिंग से सवाल लिया था मैंने, उसको ज़रा इस शक्ल सही कर ली थी, उसमें ना एग्जाम्पल बनी होती है जिस तरह से, अ कंपनी रिसीव्स अ कैश लोन फ्रॉम गवर्नमेंट अमाउंटिंग टू 1 लाख रुपये,
इन ऑन यकम जनवरी X1 ऑन फॉलोइंग कंडीशंस, यानी कि कैश लोन आया है यकम जनवरी को, इसकी एंट्री होगी कैश डेबिट लोन क्रेडिट, ठीक है ना, और सही है, सारी एंट्रीज ही कर लेते, चलो सारी एंट्री इकट्ठी करेंगे, बस समझ आ गई। ऑन यकम जनवरी, अच्छा ऑन फॉलोइंग कंडीशंस क्या कहती है जी गवर्नमेंट, 40% ऑफ द ग्रांट इज फॉरगिवेबल फ्रॉम द डेट ऑन विच, कुछ कंडीशंस हम बता रहे हैं वो मीट कर लो, कंडीशन नहीं बताई, बस कह रहा है जो हमने बताई हैं वो हमें नहीं बताई, कह रहा है जो कंडीशन बताई है ना वो मीट कर जाओ जिस दिन, तो 40% फॉरगिव कर देंगे। तो लोन में से फिर फॉरगिवेबल लोन कितना बन रहा है 40, तो उसको ट्रीट करेंगे हम जब हम कंडीशंस को मीट कर लें, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड एट मार्केट रेट ऑफ 10% पेएबल एनुअली। दो तरह के सिनेरियोज अब बनाते हैं, एक सिनेरियो ये कि जर्नल एंट्रीज करते हैं 31 दिसंबर X1 की, अज्यूमिंग दैट ऑल कंडीशंस आर मेट बाय यकम जनवरी X1। सवाल ने खुद कह दिया कि जी कंडीशंस हमने किस दिन मीट की हैं, पहले ही दिन, ठीक है। अब अगर ए पार्ट, पता नहीं यार क्या मसला, आप लोगों को क्या हो गया, यकम जनवरी आके बैठ जाओ यार, ओ भाई साहब, ओ कान खुजाने वाले भाई साहब बैठ जाओ, इसको भाई को अपने साथ बिठाओ, हाँ इधर आगे आगे आगे, इससे अगली सीट, इधर बैठ जी। कौन सी क्लास में, हाइब्रिड क्लास गर्ल्स की क्लास में शोर हो रहा है, और अब इन्होंने मुझे आइडेंटिफाई कर दी है रो, तो बेटा मैं थोड़ी देर में आकर जो है वो आप लोगों को क्लास से पक्का पक्का निकाल दूंगा, मेरी तरफ से ये आखिरी वार्निंग समझ लें, ठीक है। बिल्कुल आपस में डिस्कशन ना किया करें किसी भी किस्म की, कोई मसला है तो क्लास से निकल जाया करें और वहाँ पे जाके बात कर लिया करें, वरना पक्का पक्का क्लास से निकालूंगा मैं। आपके थोड़ा से बोलने की वजह से सारी क्लास डिस्टर्ब होती है, बाकियों का नुकसान ना किया करें। यकम जनवरी X1 कैश डेबिट और लोन क्रेडिट, इसको मैं फॉरगिवेबल लोन नहीं कह रहा, बस लोन है, लोन पेएबल, लोन पेएबल कितना जी 100,000, और वो कह रहा है 40% फॉरगिव कर देंगे अगर सर्टन कंडीशंस आप मीट कर जाएं, और ए पार्ट वो क्या कह रहा है, हमने सारी कंडीशंस यकम जनवरी को ही मीट कर ली, तो फिर यकम जनवरी X1 पर ही लोन पेएबल डेबिट होकर डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, पता नहीं इसको ग्रांट इनकम ही शायद बना लो थोड़ी देर में, क्योंकि और तो कोई चीज़ लिखी नहीं हुई, तो हो सकता है ये आखिरी वाला ही मामला हो कंडीशंस वाला, ठीक है जी। 40,000 रुपये माफ़ी मिल गई, ठीक है। उसके बाद अब 31 दिसंबर X1 आएगा और इंटरेस्ट पे होने की बारी आएगी, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल एनुअली है, उसने बताया नहीं हुआ, तो मैं साल के आखिरी दिन अज्यूम कर लेता हूँ कि पे हो जाएगा, पेएबल एनुअली है, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट करते हैं हम, और लोन ही कितना बच गया, रेट था पूरे साल का इंटरेस्ट, बोलें 6,000। अच्छा जी, अब इस चीज़ को तो मैं थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करता हूँ कि ये लाइबिलिटी बनाई है हमने, फ़िलहाल इसको लाइबिलिटी में रखें या क्या करें, लेकिन एक ट्राई तो मारें ज़रा बी पार्ट की। बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, डिफरेंट है थोड़ा सा, तभी तो आपको दे रहा हूँ। बी पार्ट में कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर X1 अज्यूमिंग दैट ऑल कंडीशंस वर मेट बाय
30 9 11, शाबाश, हिम्मत करें। ये हाइब्रिड को ये नज़र आ रही होगी ना स्क्रीन इस तरह से? हाँ, मैंने बंद किया होगा। जल्दी करें यार, वो फार्मा वाला भी सवाल करना है। वो कितने बच्चों ने किया था इंडस फार्मा? हो गया था? वैसे वाकई अगर हो गया था तो फिर ज़बरदस्त है, क्योंकि वो एक मज़े का सवाल था। ये तो ऐसे छोटी मोटी बातें हम कर रहे हैं बस। इजी नहीं था, 36 आपको अच्छा समझ आया हुआ है। 20 में तो था कुछ नहीं यार, सॉरी, माजरत, ये खांसी की, खांसी नहीं है। जी बच्चों, पार्ट बी हो गया। मिलकर अब करें, फिर हो गया तो। यकम जनवरी x1 पर कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट 100,000 से। उसके बाद वो कहता है हमने जो कंडीशंस थी वो मीट की हैं 30 9 x1 पे जाके, और वो ये फरमा रहे थे कि सर्टन कंडीशन जब मीट करोगे तब इसको फॉरगिवेबल कर देंगे हम 40% को। तो इसका मतलब 30 9 x1 तक ये लाइबिलिटी ही रही, लोन ही रहा। तो फिर इस दिन आकर लोन पेएबल डेबिट, हाँ अभी मैं डेफर्ड ही लिख रहा हूँ क्योंकि इसके बहस बाद में करते हैं। एक वक्त में एक चीज़ समझे ना बंदा, स्टेप बाय स्टेप। तो डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, ये फिलहाल लाइबिलिटी चल रही है ऐसे ही जी। 40,000 और जब ईयर एंड पर बैंक को ये इंटरेस्ट देने जाएंगे तो बैंक ने इंटरेस्ट लेना है लोन आउटस्टैंडिंग के हिसाब से। बात समझिएगा आप, पूरा साल 60,000 आउटस्टैंडिंग नहीं रहा, पहले 1 लाख आउटस्टैंडिंग था 9 मंथ्स तक, फिर 60,000 हो गया और अगले 3 मंथ तक ये रहा जी। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बन गया जी? 9,000। थोड़ी वर्किंग करनी पड़ी आपको। 9,000 इंटरेस्ट बढ़ क्यों गया है जी? क्योंकि साल के 9 महीने ये आउटस्टैंडिंग ही रहा, ये पेएबल नज़र आता रहा था, ठीक है। एक जैसा लगे ना ज़रा दूर से। नहीं जी, समझ में आती है बात? अच्छा, अब अगला मसला डिस्कस करने वाला है कि हम इसका क्या करें। ये डेफर्ड ग्रांट तो आपने बना ली, अब इसको इनकम में कब डालें? क्या सवाल ने बताया है कि ये लोन आपको मिला है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्लांट या फॉर एक्विजिशन ऑफ अ मशीनरी? यानी किसी एसेट से रिलेट तो नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये भी नहीं पता कि इस लोन को आपने यूज़ किया है तो डेप्रीशिएबल एसेट लिया है, नॉन डेप्रीशिएबल लिया है ये मॉनेटरी ग्रांट। तो फिर मैंने कहा था कि जब ऐसे मामलात, मैचिंग कॉन्सेप्ट पहली प्रायोरिटी है, लेकिन जब ये ना हो सके तो आखिरी हल क्या होता है, जिस दिन जैसे जैसे कंडीशंस मीट हों वैसे वैसे इसे इनकम बनाओ। अब इस सवाल के अंदर कंडीशंस भी एकदम से सारी मीट हो रही हैं। क्या कह रहा है इधर देखो, ऑल कंडीशंस आर मेट, ऑल कंडीशंस आर मेट। जिस जिस दिन ये कंडीशंस मीट हुई हैं फिर उस दिन इसको लायबिलिटी मत बनाओ, उस दिन इसको इनकम में ही फेंक दो।
ये बात समझ आई है कि मैंने इसलिए नहीं पहले छेड़ा इसको कि ज़रा एक चीज़ तो साइड पे कर ले, इंटरेस्ट को ज़रा कैलकुलेट करना सिखा दें। तो ये मैक्सिमम इसके अंदर मिक्सिंग जो हो सकती थी ना, हमने तो जो सवाल किया है ना बेल वाला, मैन्युफैक्चरिंग वाला, वो तो बड़ा सिंपल था, उसमें तो इंटरेस्ट फ्री लोन था, फिर सारे का सारा फॉरगिव हो रहा था, हमने कुछ फॉरगिव करा लिया और इंटरेस्ट रेट भी लगा दिया, तो ये चीज़ भी हमारे सामने आ गई। अच्छा, अगर यही सवाल में इस तरह से वो बेल वाले सवाल में उसने लिखा होता सारी रीपेमेंट के साथ ही, या ये सवाल वहाँ लिखा होता और आपकी ये 40,000 की जो अमाउंट मैं इनकम में डाल रहा हूँ, अगर ये रिलेट कर रही होती उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, तो फिर ये डेफर्ड ग्रांट ही थी जैसे मैंने बोला, और फिर जैसे जैसे वो प्लांट डेप्रिसिएट होता वैसे वैसे ये 40,000 इनकम में जाता। ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं था, तो सारे का सारा आज आपको इनकम में डाल देना चाहिए, ग्रांट, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है जी, ऐसे ही यहाँ पर भी ग्रांट, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है जी, अब नोट फरमा लें, अब ये कंप्लीट है। वो आगे अलग लिखा हुआ है, फिलहाल इसको तो देख लें। उसमें भी भाई IFRS 9 अप्लाई होता है, तो इसलिए उसको भी थ्योरेटिकली बस जेन में रख लेना, मैं हाईलाइट कल करवा दूंगा, इससे ज़्यादा उसकी अकाउंटिंग आपसे टेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना, अभी पढ़ाता हूँ, अलग से लिखा हुआ है किताब में ICAP में। ये तो इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट फ्री लोन देख लिया था, ये इंटरेस्ट एट मार्केट रेट भी देख लिया है। अब इन दोनों के दरमियानी चीज़ भी हो सकती है, इंटरेस्ट मार्केट रेट में और हो और गवर्नमेंट थोड़ा सा कम रेट पे दे, तो ये भी एक सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसकी क्या ट्रीटमेंट है ये पढ़ते हैं। ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। इंडस फार्मा, ये लोन्स विद बिलो इंटरेस्ट रेट, द बेनिफिट ऑफ अ गवर्नमेंट लोन एट अ बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट ग्रांट। जाहिर सी बात है, आप बाहर से 15% पे लोन मिल रहा है, गवर्नमेंट ने आपको 5% पे दे दिया, तो 10% का फ़ायदा तो आपको हो गया ना गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट किया जाता है। द लोन शैल बी रिकॉर्डेड मईयर एज पर IFRS 9, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये वाला लोन IFRS 9 के अंडर मईयर होगा। द बेनिफिट ऑफ बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट shall be measured at the difference between cash receipt under government loan and fair value of liability. The benefit will be accounted for. ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये शायद ये लाइन ना, ये लाइन मुझे कंफर्म करने दो कि ये किस तरह से यहाँ पे आ गई है, इसको मैं करेक्ट करा दूंगा। ठीक है ना, और द एंटिटी शैल कंसिडर द कंडीशन ऑब्लिगेशन टू मीट व्हेन आइडेंटिफाइंग कॉस्ट विच द बेनिफिट ऑफ लोन इज इंटेंडेड टू कंपनसेट। देखो जी, वो ये कह रहे हैं, इसकी कोई एग्जांपल भी ICAP ने नहीं दी हुई, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बस थ्योरेटिकल ही आपको जहन में रखना है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा किसी वक्त कोई एग्जांपल बन गई तो इसकी भी बना के दे दूंगा, जैसे ऊपर वाले की भी कोई एग्जांपल ICAP ने नहीं दी हुई थी, और ये एग्जांपल मैंने ग्रिपिंग से ढूंढी थी, इसको भी देख लेता हूँ। ठीक है ना, ओके। क्या कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट कोई मार्केट रेट से कम रेट के ऊपर इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन दे दे, तो ये भी ट्रीट किया जाता है एज आ गवर्नमेंट ग्रांट। लोन को तो IFRS 9 के तहत आपने ट्रीट करना है, फॉरगिवेबल लोन नहीं है, लोन पूरा है, इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्केट से कम है। पीछे जाओगे दोनों, किधर ही बैठना है। ठीक है जी, लोन फॉरगिवेबल नहीं है, अब लोन वापस लेना है गवर्नमेंट ने, लोन मार्केट वैल्यू पर वो IFRS 9 के तहत रिकॉर्ड होगा, अब वो तो हमने पढ़ना नहीं है। हाँ, ये जो गवर्नमेंट ने मार्केट रेट से कम रेट के ऊपर आपको लोन दिया, ये भी एक फ़ायदा है, तो इसको गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब वो बेनिफिट कैसे ट्रीट करेंगे, वो कहता है जी, इंटरेस्ट शैल बी मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन कैश रिसीट अंडर गवर्नमेंट लोन एंड फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है जी, तो अगेन वही बात है, फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी आप कैसे निकालते हैं, तो IFRS 9 में सीखेंगे। ठीक है, और द एंटिटी शैल कंसिडर द कंडीशंस एंड ऑब्लिगेशंस टू बी मेट व्हेन आइडेंटिफाइंग कॉस्ट विच द बेनिफिट ऑफ लोन इज इंटेंडेड टू कंपनसेट।
मतलब वही बात कि आप कंडीशंस को मीट कर रहे हैं या फिर किसी इंटेंडेड कॉस्ट को जहाँ पे वो टारगेट कर रहे हैं उससे रिलेट कर रहा है, तो उसी के साथ साथ फिर इसको है ये फ़ायदा क्या है। देखो ना, 100 रुपया 10% के हिसाब से बाजार से मिल रहा था तो 10 रुपये आपकी कॉस्ट थी, 100 रुपया 5% के हिसाब से गवर्नमेंट दे दिया तो 5 रुपये आपकी कॉस्ट बनी, तो बाकी 5 रुपये बचत होगी कि नहीं होगी। वो कहता है इसको गवर्नमेंट ग्रांट बनाएंगे और इसको हमने देखना है कि ये किस चीज़ की मद में ये लोन मिला है। अगर तो कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही होगी, जैसे पिछली एग्जांपल में थी, तो जिस दिन कंडीशन मीट करो उस दिन इसको इनकम बना लेना, और अगर किसी एसेट से रिलेट कर रही होगी तो एसेट के साथ साथ, ठीक है। बाहर इसकी कोई एग्जांपल मैं ढूंढ के बना दूंगा, साकिब भाई पता नहीं कहाँ हैं, उनको कोई बता दे कि तीसरा काम भी उनके ज़िम्मे लग गया। एग्जाम्पल ढूंढनी है मैंने, आपने नहीं। वैसे आप भी ढूंढ सकते हैं अगर कोई ढूंढ लाए तो अच्छा आ जाएगा। अच्छा जी, चलें जी, ये कुछ मोटी मोटी बातें ज़रा देखें जल्दी से। अब आपने ये चीज़ें पढ़ के आनी है, ठीक है, जो मैं आपको कह रहा हूँ मैं बताता हूँ। पेज नंबर 217 है, ये सब कुछ किया हुआ है हमने, सिर्फ एक दफ़ा रीड कीजिएगा। यार बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट की एग्जांपल भी बना के देनी है इनको, वो भी लिख लो, इस तीसरा काम लिख लो, 2 पहले लिखे हैं। अच्छा जी, हाँ वो करवा दूँगा जी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 ये आपने कर लिया है, सिर्फ इतनी सी अंग्रेज़ी पढ़नी है। जब वो पढ़ लेंगे तो आगे वही एग्जाम्पल 1 है जो सारी आपने सॉल्व की हुई है। मेथड 2 किया हुआ है ना, ये सारा कुछ, ये सारा कुछ तो किया हुआ है। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट रीड ऑनली करना है, सिर्फ इतनी जगह को रीड ऑनली करना है, बाकी तो, और ये भी आपने सिर्फ रीड करना है। हाँ हाँ यही तो हम कर रहे थे, बाकी फिर एग्जाम्पल 3 है जो आपने की हुई है, ये सारी एग्जाम्पल 4 आपने की हुई है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ऐसा ही है कि आप अगर कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ ऐसी कैश ग्रांट्स का जिससे आपने नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीद लिया, तो बताया तो था कि अगर आपने नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीद लिया है तो फिर ये देखो कि उस नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर कोई डेप्रिशिएबल एसेट तो नहीं आपने कंस्ट्रक्ट करना। अगर ऐसा है तो फिर भी डेप्रिसिएशन, और अगर ना हो तो फिर आखिरी हल कंडीशंस वाला, ठीक है ना। जी लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता। बैल वाले सवाल के सोल्यूशन ओपन करके देखो अपने रजिस्टर में, लैंड 100 पे था, 100 पे ही था, ठीक है, वो नहीं बदलेगा, लेकिन उसकी रेटेड ग्रांट जो थी वो कम हुई थी अगले साल और वो बिल्डिंग की मद में हुई थी, ठीक है। जो बात भी करोगे मैं बैल वाले सवाल पे लेके जाऊंगा, वो इतना कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन था, उसमें हर चीज़ ही थी, बस इंटरेस्ट फ्री लोन था वो हमने इंटरेस्ट रेट देख लिया है, ठीक है ना। ऐसे को 2-4 छोटी छोटी बातें शायद रह गई स्टैंडर्ड में, वरना उन्हें माफ़ी नहीं दी थी, उनने हर तरफ से घुमा घुमा के भिगो के मारी थी, ठीक है। अच्छा, नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स कर चुके हैं जी, इसको रीड ऑनली करते जाना है आपने, एक नज़र सारे से, ये देखें ये एंट्रीज हमने की थी, भाई ने मिटा भी दी दूसरी क्लास के लिए, ये एग्जाम्पल 5 की थी ना हमने, बोलो। अच्छा, उसके बाद इसको रीड करें और ट्राई करें लेक्चर नोट्स का क्वेश्चन। पता नहीं इसमें क्या होना है, रीड करने से क्या हर्ज पड़ता है। वो कहता है जी कि इकट्ठी 2-3 ग्रांट्स मिल जाएं तो क्या करना है, वो अलग अलग जैसे करते थे वही करेंगे, ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों ही कर लीजिएगा आज होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। साथ में आपने इसको रीड करना है, हाँ। लेकिन ये मुझे लगता है कि इसके ऊपर मुझे 5 से 7 मिनट कल लगाने पड़ेंगे। अच्छा, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट हम कर चुके हैं, सिर्फ रीड ऑनली करना है इसको, आगे आएंगे तो वही एग्जांपल्स हैं जो आप कल करके आए हैं और आज हमने डिस्कस भी कर लिए हैं, ये देखो सारा कुछ वही चल रहा है। डिस्क्लोजर्स मैं बताता हूँ, ये अभी पेंडिंग है मेरी तरफ से। डेफिनेशंस को आपने रीड ऑनली करना है, जिसमें आपको ये थोड़ा सा परेशान करेगी अंग्रेजी, जाहिर है, फिर मैं समझा दूंगा आपको। रीड ऑनली कुछ याद नहीं करना, रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है।
फॉरगिवेबल लोन आपको समझा दिया, एग्जाम्पल भी कर ली। ये डिस्क्लोजर्स भी अभी तक पेंडिंग है, तो सिर्फ डिस्क्लोजर्स पेंडिंग है और पैकेज डील आपको आज दिया, हो सकता है वही आपसे हो जाए। मैं कल कोशिश करूँगा कि सारे सॉल्यूशंस ही बना लाऊं। साकिब को बुलाएं, चौथा काम भी लिख लें कि हमने इन क्वेश्चंस के जो रिमेनिंग हैं, जो मैंने नहीं करवाए हैं, कौन कौन से वैसे नहीं करवाए ज़रा मुझे बताएं। हाँ नहीं, जिनका मैं सॉल्यूशन उन्हीं का दूंगा जो मैंने नहीं करवाया हुआ, बाकी तो हो गया है ना। 1 4 5 6 7 9, ठीक है ना। अच्छा, अब जो बीच में मैंने करवा दिए हैं उनके सोल्यूशन फिर मैंने आपसे लेने हैं। कोई अच्छा सा मुझे रजिस्टर दें ताकि सब एक जगह कंपाइल करके आपको भी कॉपी दे दूं और अगली बार के लिए भी उसको बुक में भी डाल देंगे। ये ऐसे ही चीज़ें चेंज होती हैं ना हर दफ़ा। अच्छा जी आ जाएं जी, MCQs को नज़र डाल लें। इसको, इस टेबल को आप फ़िलहाल इसको काट दें जी। इसमें ना कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, बस इसको आप 227 नंबर सफ़े को, थी चीज़ें वही जो आपने पढ़ी हुई हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन इसके अंदर ना कुछ मिस्टेक्स हैं, रेफरेंस नंबर कुछ इन्होंने गलत किए हैं, इसलिए इसको ना बिल्कुल कंफ्यूज करेगा। इसको काट दें आप, पेज 227 बिल्कुल काट दें आप, लेकिन जुल्म की तरह से काट दें। ठीक है जी, काट दें इसको, काट दें। इससे ऐसा कोई मैं आपको बना के सफ़े पे दे दूंगा अगर टाइम मिला तो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके यार, टेबल पूरे चैप्टर में एक ही जगह है, 227 सफ़े पे। चलें जी, कोशिश करूंगा यार। ये इंडस फार्मा कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, कितने बच्चों से नहीं हुआ? चले, इसमें इस वाले पैरा के अलावा भी कोई मसला था जिनसे नहीं हुआ? इसी में ही मसला होना चाहिए था। ठीक है, इसको भी मैं कल डिस्कस करूंगा, टाइम ख़त्म हो गया। ये भी होमवर्क पे आपने करना है, आज 3 सवाल होमवर्क में चले गए। रीड ऑनली तो सिर्फ एक नज़र देखना है आपने, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लिखी हुई हमने ना पढ़ी हो, बस ये तसल्ली करनी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और लेक्चर ये पास पेपर 3 कॉर्व लिमिटेड। यार बातें क्यों कर रहे हो पठानों? कॉर्व लिमिटेड ये होमवर्क में है, लेक्चर नोट्स का 8 और 9 होमवर्क में। ठीक है, बस 2-4 मिनट देख लो ज़रा, इसको कर लें। MCQ जितने होते हैं 2 से 3 मिनट में। ये वाला सवाल फिलहाल रहने दें, आसान ही बहुत है। जी, किस क्वेश्चन में मसला आया? कितने बच्चों ने सारे किए MCQ? अच्छा चले, मेरे ख्याल में इस तरह 1 में मसला आया किसी को, 2 में, ये तो अभी मैं आज कर रहा हूँ ना, टाइम कम है, कल मैं फिर हो सकता है क्विकली जो है ना इनको गो थ्रू करूँ, तो मेरे जैसे को बैठे होते हैं डर से, वो बोलते नहीं हैं, इसलिए जी सुने प्लीज़। 1 में कोई मसला आया, 2 में, 3 में, इसमें ना मसला मेरे ख्याल में सोल्यूशन का होगा। चलें 4 में हाँ, गवर्नमेंट असिस्टेंस की बात जहां आएगी वो बताई जो नहीं हुई, मसला आना ही चाहिए। अच्छा 5 में, 6 में, 7, माशा, 8 किसी एक को भी यस है तो बताएं ना, है मसला? कोई बात नहीं है मसला बेटा, नहीं यार उसको लग रहा है मसला है। 9, 10 ये डेफिनेशन आज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह। बहरहाल 11, 12 ये बहुत अच्छे MCQs हैं जिनमें मसला है, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो टाइम ख़त्म हो गया, मैं सारे ही डिस्कस कर लूँगा, सुन लें ये जाते जाते। 8 को देखें, जाते जाते 8 को देखें। इफ अ गवर्नमेंट ग्रांट मस्ट बी रीपेड देन इट इज एन एरर, पॉलिसी, न्यू ट्रांजैक्शन,
ये सारी बातों का तो इतना पता नहीं था, आइए सेट पढ़ के सारा पता चलेगा, लेकिन इतना पता था कि रीपेमेंट के बारे में हमने बात की थी, ये चेंज इन एस्टीम 8 में जिसको मसला था। ओके है 9 इफ एन, बस ठीक है बंद कर रहे हैं लेकिन सुन तो लें 1-2 मिनट। इफ एन एंटिटी रिसीव्स अ नॉन मॉनिटरी एसेट एज ग्रांट, दिस इज अकाउंटेड फॉर एट मार्केट वैल्यू, कोई जिक्र नहीं था, एनआरवी नहीं, प्रेजेंट वैल्यू नहीं। अच्छा बात सुनो, 2 ऑप्शंस थे, एक नॉमिनल दूसरा फेयर, तो इसका मतलब नॉमिनल में नहीं लिखा हुआ, फेयर वैल्यू लिखा हुआ है, तो फिर फेयर वैल्यू लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट? सब्सिडाइज लोन हमने पढ़ लिया, फॉरगिवेबल लोन भी पढ़ लिया। सब्सिडाइज लोन कहते हैं लो इंटरेस्ट वाला, आज पढ़ा है ना, ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट वाला लोन, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ग्रांट्स, हाँ कितने सवाल देखे, वो कहता था इतने बंदे रख लो हम आपको सैलरीज की मद में, ठीक है, तो ये सब तो थे। टैक्स ब्रेक्स, इसका मतलब ये ना ओवरऑल टैक्स ब्रेक ना सारे सबके लिए ही हो जाती है ना, सारे सेक्टर को ही ये टैक्स माफ है, तो फिर कहते हैं कि ये एज अ होल जब काम चला जाता है तो फिर इसको गवर्नमेंट ग्रांट हम नहीं कहते, कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो जनरल पब्लिक के लिए। ये डेफिनेशन आप पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी बेहतरी आज आप वैसे ही फील करेंगे चीज़ों में, ठीक है। जो क्वेश्चन होंगे वो मुझसे आपने कल करने। अच्छा जी 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू एन एसेट? गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट को डेफर्ड इनकम बना सकते हैं, यस। क्रेडिट टू इनकम इन पीरियड, नो, नहीं। एसेट रिलेटेड ग्रांट जिस पीरियड में रिसीव वो इनकम बनाते हैं, नो। डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, ये दोनों ऑप्शंस थे। नन ऑफ अबव, हद हो गई यार, तो जरूरी नहीं है एक ऑप्शन हो, 2 भी हो सकते हैं, ए और सी करेक्ट। ओके सॉरी मैं भूल गया यार, माजरत, बी और डी। उन्होंने कहा था नॉट अ करेक्ट ट्रीटमेंट, और अगर लिख देते द करेक्ट ट्रीटमेंट तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट, फिर नॉट करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम? प्रेजेंट एज अदर इनकम करते हैं, डिडक्ट फ्रॉम बिल्ड एक्सपेंस करते हैं, डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट, एसिड कहाँ से आ गया, तो कौन सा सही ट्रीटमेंट? सही नहीं है, ना वो भी सही नहीं है, खैर वैसे आप सिर्फ सी भी लिखते। अच्छा जी, उसके बाद कुछ क्लास ख़त्म करते हैं, सर आ गए हैं तो होमवर्क आपको बता दिया, ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।